हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए? देखो, जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यूअस आपके लिए हार्डवर्क किया जा रहा है। मराठी में भी किया गया था, जिसके हेल्प से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे आपके मराठी एग्जाम्स के लिए। तो यार ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, वैसे हम भी आपके लिए इक्वली जितना हो सके हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको हम बेस्ट से बेस्ट चीज दे सके। अब इंग्लिश के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो और एक पूरा डू एज डायरेक्टेड जो आता है, जो कि लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आ जाता है, कुछ 2 और 3 के अंदर भी देखने मिल जाते हैं। तो ऐसे कंप्लीट वीडियो मैंने हाल ही में अपलोड किया, जाके वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर लेना। ज्यादातर हम वीडियोस रिकॉर्डेड देते हैं ताकि आपको कम समय में जल्दी आप फटाफट से देख लो, क्योंकि वीडियोस आएंगे आपके पास तो आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड से फटाफट देख के वीडियोस जो है वो फटाफट देख के कंप्लीट कर सकते हो। फटाफट देखो और जितना हो सके अपने एंड से सेल्फ स्टडी भी फोकस करो, ताकि जितना हो सके आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओ। तो ये चीज जरूर से करना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज आपके लिए कौन सा वीडियो है, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जो कि एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अब ये होता क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि एप्रिसिएशन जो होता है हमें क्वेश्चन नंबर 3B में आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा चीज आपको बहुत बताने की कोशिश में कर रहा था, जो कि मैं स्टार्ट करने से पहले बोलता हूं, जो कि है हमने कई सारे वीडियोस पिछले साल भी अपलोड किए थे, और कई सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बना के रखे हैं, जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। और वो वीडियोस कहां मिलेंगे आपको, या तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एवरग्रीन टॉपिक्स हो गए या फिर कोई भी चीजें हो गई, वो आपको मिल जाएंगे। हमने टेलीग्राम ग्रुप जो है बनाया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप जैसे कि आप जानते हो वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम चीजें शेयर करते हैं। तो हमने हमारे पुराने वीडियोस के लिंक जो है वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए हुए हैं, जो आप आराम से उसको ओपन करके पढ़ाई कर सकते हो। और जितने पुराने वीडियोस है वो बहुत दमदार वीडियोस है, सिलेबस वही का वही है। पिछले साल वाले बच्चों के बहुत काम आया था, आपके भी बहुत काम आएगा, तो जाके चेकआउट करते रहना। चलो आज हम एप्रिसिएशन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3B में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एप्रिसिएशन की, जो कि हमारा पोएट्री सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3A से, जिसमें आपको एक पोएम दिया रहता है, जिसके हेल्प से आपको जो भी पैसेज के आंसर्स होते हैं या फिर जो भी चीजें होती है वो आपको करनी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आओगे, क्वेश्चन नंबर 3B पे जब आओगे, तो आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा कि आपको ये चीजें दी हुई है, उसके हेल्प से आपको पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। 5 मार्क्स के लिए कंटेंट आता है पूरे पेपर में। अब ये 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे हर बच्चों को 5 में से 3 से 4 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, अब क्या होता है कि जो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम होता है, इट इज नथिंग बट आपको उस पोएम का वो जो भी चीज दिया हुआ है उसका मीनिंग लिखना होता है। वो भी मीनिंग इस तरीके से लिखना होता है कि आपका जो पोयम बनेगा वो एक पैराग्राफ में बन जाएगा, क्योंकि पोयम जो होता है वो अपना स्टांस होता है, उनका स्टैंजा होता है अलग अलग। लेकिन जब आप पैराग्राफ में लिखोगे तो एक बल्कि पैराग्राफ 3 to 4 सेंटेंस का, या फिर 3 to 4 कम से कम वर्ड लाइंस का, माफ करना, वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड शुड बी रिटन फॉर द सेंट्रल आइडिया और थीम, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 सेंटेंस आपको जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब उस पोयम का असली मीनिंग क्या है, जो सेंट्रल आइडिया बोलते हैं या फिर थीम बोलते हैं, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स में लेकर आया हूं, 2 से 3 एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, बाकी चीजें को, टाइटल वगैरह बाकी चीजें कैसे लिखनी है, ये सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? समझ में आ गया? अब यहां पे देखो तो क्या है, यहां पे हम बात करें तो सबसे पहले 4 से 5 सेंटेंस आप लिखोगे सेंट्रल आइडिया में, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है टाइटल से। तो आप एक सुटेबल टाइटल दोगे पोयम का। इसके लिए मैं हमेशा एक बच्चे को बोला हूं, जो कि मैं हमेशा बोलता भी हूं, कि आप लोग क्या करोगे, आपके जो बुक है उसमें जितने भी पोयम्स होते हैं उसको एक बार जरूर से रीड करके समझने की कोशिश कर लेना कि वो पोयम है क्या। जितने भी आपके पोयम्स आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहे होंगे, उस पोयम के टाइटल को और पोएट के नाम को लर्न कर लेना, ताकि यार आपको पता तो चले कि क्या है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो उसके अंदर के पैराग्राफ्स होते हैं, यानी पोयम के जो स्टैंजाज होते हैं, उनका मीनिंग समझ के लेना। अच्छा, ये वाला पोयम आया तो इसका जो कहने का मतलब है, इसका जो सेंट्रल आइडिया या फिर इस पोयम का जो थीम है वो इस तरीके से है। एनिमल वाला आया तो इस प्रकार से। तो जैसे अलग अलग एग्जांपल्स में लाया हूं तो आपको बता दूंगा, लेकिन आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए। तो ये अपने एंड से मेहनत आप अभी कर सकते हो। जितने भी पोयम्स आपके हाथ में है, यानी टेक्स्ट बुक में है, उसको एक बार रीड आउट करके उसको समझने की कोशिश कर लो। बहुत ईजी होता है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में समझना होता है बस। टाइटल के बाद आपको पोएट का नाम लिखना होता है, हाफ मार्क्स वो कैरी कर लेता है। उसके बाद राइमिंग स्कीम अगर है तो राइमिंग स्कीम आपको लिखना पड़ेगा। राइमिंग स्कीम क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि जो आपका पोयम का जो लास्ट लाइंस होते हैं उसके हिसाब से आपको राइमिंग स्कीम बनाना पड़ते हैं। ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, ए बी बी, जो भी है वो आप बना सकते हो। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना पड़ता है कि भैया इसमें एलिटरेशन है, रिपीटिशन है, ओनोमेटोपोइया है, क्या है, इन्वर्जन है वगैरह, वो सब लिखना होता है। और लास्ट में आपको लिखना होता है एटलीस्ट 4 से 5 सेंटेंस का थीम ऑफ द पोयम, जो कि आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। इस प्रकार से आप करोगे तो आप आराम से 5 में से 5 मार्क्स जो है बच्चा स्कोर कर पाओगे। अब ये है क्या, कैसे करोगे, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3B 5 मार्क्स के लिए पूछा था। यहां पे ये जो पोयम है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे यहां पे क्लियर कट, इस पोयम का जो टाइटल है वो है एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर दिया है, समझ जाना, टाइटल नहीं बोल सकता लेकिन एनिमल्स के ऊपर दिया हुआ है।
तो ये क्या बोल रहा है, देखो एनिमल्स आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। क्या बोल रहा है कि भाई एनिमल्स जो होते हैं ना, कि हम क्या कर सकते हैं, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, हम एनिमल्स के साथ रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ कंटेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ उसके बारे में मतलब सोचना एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आपके लिए रहना चाहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉग कितना सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब आप जैसा उसको करने बोलोगे वैसा करता है क्योंकि बहुत लॉयल होते हैं। इस प्रकार के कई सारे एनिमल है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब हम जानवर को देख सकते हैं, बस देखते ही रह सकते हैं। डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी अपने कंडीशन के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते। दे डू नॉट लाई, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना, कहीं पे भी। They do not make me sick discussing their duty to God, मतलब वो कभी गॉड को भी कंप्लेन नहीं करते। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, मतलब हम जैसे इंसान लोग कुछ चीजें खरीदते हैं, अरे देख मेरे पास रोलेक्स की घड़ी है, देख मेरे पास ये, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये लोग ऐसा कभी बोलते नहीं क्योंकि वो चीज कभी ओन नहीं करते वो लोग। नॉट वन नीड्स टू अनदर। तो इस प्रकार से ये पोयम दिया है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे ये जो चीजें दी हुई है, ठीक है, इसको समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट इज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, पहले से ये लोग हजारों साल से रहते आ रहे। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, मतलब इसमें से कोई वैसे नहीं है कि जो बहुत ज्यादा सैड फील करता है या फिर ऐसा, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, वो इंसानों को, यानी कि जो भी बच्चा, यानी कि जो भी ये वॉल्ट विटमैन नाम का पोएट है जिसने ये लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है कि कोई सा रिस्पेक्टेबल नहीं होता, नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द ओल हर्थ, और जो पूरा पृथ्वी है उसके ऊपर तो वो लोग शो करते हैं अपना रिलेशन मुझे, एंड मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, they evince them plainly in their possessions. I wonder where they get to those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligibly drop them? तो इस प्रकार से मान लो कि आपको एक पोयम दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैं अगेन आपको बोल चुका हूं कि आई एम नॉट ए प्रॉपर इंग्लिश प्रोफेसर कि मैं आपको हर एक चीज का इक्वली मतलब बता पाऊं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूं कि एप्रिसिएशन लिखना कैसे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं समझा सकूं। जो बच्चे आप लोग मुझे कंटिन्यूअस डिमांड कर रहे हो उस चीज का मतलब मुझे मैं आपको समझा रहा हूं। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यानी एक पैराग्राफ आपको ये ऐसा दिया रहेगा, ये पोयम के लाइंस आपको दिए हुए और आपको बोल रहा है क्या, रीड द फॉलोइंग पोयम। आपको पोयम को रीड किया आपने लिखना है राइट एन एप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन द पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा उसका आंसर, ये रहा दोस्तों इसका आंसर। यहां पे आंसर आप देख पा रहे हो। तो इसमें है क्या, स्टार्ट कैसे हुआ, तो स्टार्ट हुआ है कि द पोयम। अब हमको पता चल गया कि ये पोयम किसके ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है। और कहीं ना कहीं अगर हमने सभी पोयम्स को देखा हुआ है, अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करके जा रहे हो तो आपने पोयम देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये किसका, कौन सा पोयम है, एनिमल्स है। तो आप लिखोगे कि ये जो पोयम है द पोयम एनिमल्स, तो आपने क्या किया, ये यहां पे टाइटल डाल दिया, ये पोयम कौन सा है, एनिमल्स है। तो द पोयम एनिमल्स हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो आप पोएट का नाम भी लिखोगे जो कि एक अमेरिकन पोएट है। ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेगा कि अमेरिकन पोएट है, ये आपको टेक्स्ट बुक थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कितने पोयम है, थोड़े बहुत तो पोयम है, उसको बस एक बार रीड करके चले जाओ। तो वो पोएट का जो नाम है दैट इज आपको दिया हुआ है वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन ने ये चीज लिखा हुआ है। तो यहीं पे आपका देखो हाफ मार्क्स यहां कैरी हो गया आपको एनिमल्स लिखने का, और ये हाफ मार्क्स इसका पोएट का नाम लिखने का कैरी हो गया। फिर इट हैज बीन रिटन इन ए फ्री वर्स फॉर्मेट। अब आप देखोगे यहां पे इस पोयम को अगर आप नजर डालो तो ये फ्री वर्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फ्री वर्स फॉर्मेट क्या होता है कि अगर आप यहां पे देखोगे तो कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई चीज रिपीट नहीं होती। पोयम में जनरली आप देखोगे तो एक लाइन के बाद या फिर 2 लाइन के बाद चीजें रिपीट होती है, राइमिंग वर्ड्स आते हैं। यहां पे देखो आर आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, कंडीशन आ रहा है, सिंस आ रहा है, कोई भी चीज आपको दिख रहा है क्या, राइमिंग वर्ड्स मैच हो रहे, राइमिंग स्कीम बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि भैया ये जो पोयम लिखा हुआ है ये एक फ्री वर्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एंड हेंस इसीलिए इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इट हैज नो राइमिंग स्कीम। तो इतना भी आप लिखोगे तो भी यहां पे आपका 1 मार्क्स बन रहा है, क्योंकि आपको पूछा था कि राइमिंग स्कीम भी लिखना है जिसका 1 मार्क्स है, लेकिन है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, तो आपने लिख दिया कि भाई ये फ्री वर्ड्स फॉर्मेट है एंड हेंस वो क्या है, राइमिंग स्कीम नहीं है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस पोयम, आपने उस पोयम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया कि द ब्यूटी ऑफ दिस पोयम इज एनहांस मैनिफोल्ड यूजिंग वेरियस फिगर ऑफ स्पीच। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है जिसके भी 1 मार्क्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आपका आधा मार्क्स, यहाँ पे आधा मार्क्स, राइमिंग स्कीम नहीं है वो बताने का आपको 1 मार्क्स। फिर फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, किधर आएगा एलिट्रेशन, देखो यहाँ पे ध्यान से। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड बार बार रिपीट हो रहे होंगे, दैट इज द एलिट्रेशन। कुछ वर्ड मतलब अल्फाबेट्स, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो रिपीट हो रहे हैं बाद में, ठीक है। बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी, ठीक है। देखो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, तो यहाँ पे टी, आई टर्न, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, ओके। और बहुत सारी जगह पे आपको देखने मिल जाएगा, दे डू नॉट लाइट अवेक इन द
ऐसा। तो कुछ वर्ड से देखो लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहां पे देखो लॉन्ग एंड लॉन्ग, दो बार वर्ड रिपीट हुआ तो रिपीटिशन भी आ जाएगा। तो हमने देखा कि भाई एलिट्रेशन आ रहा है यहां पे, ठीक है ना, रिपीटिशन यहां पे आ रहा है। इसके अलावा एंटीथेसिस यानी अपोजिट वर्ड्स भी आपको कुछ देखने मिल जाएंगे। एंटीथेसिस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा देखने मिल जाएंगे। यहां पे हम लोग कोई अच्छी चीजें अगर हम बताएं यहां पे तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा कि अलग अलग टाइप के फिगर ऑफ स्पीच यहां पे देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहां पे आपको सवाल पूछा हुआ नजर आएगा, एग्जांपल ऑफ इंटरोगेशन जो कि है फ्रॉम द पोयम दैट डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजिबली ड्रॉप देम, क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजिबली ड्रॉप देम, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या पूछा जा रहा है, ये एक इंटरोगेशन पूछा जा रहा है। एंड एज द क्वेश्चन नॉट आस्क्ड टू द गेट एन आंसर, ये क्वेश्चन आपको सवाल के जवाब देने के लिए नहीं पूछा है, जस्ट एक कैजुअली पूछा जा रहा है ताकि वो जो रीडर है उसको सिमुलेशन यानी टू सिमुलेट द रीडर टू थिंक डीपली अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझे अच्छी तरीके से। और फिर यहां से आपका मेन शुरू हो रहा है 2 मार्क्स का कंटेंट जो कि होता है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया क्या है थीम का, तो सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज द कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज पोसेस्ड बाय द एनिमल्स, यानी कि इंसान का और एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको यहां पे दर्शा रहा है। और एक सार्काज्म है, इट इज ए सार्काज्म ऑन व्हाट ह्यूमन बीइंग्स हैव द लॉस्ट इन देयर क्रेज। मतलब क्या होता है कि हम इंसान क्या करते हैं, हम मटेरियलिस्टिक जो चीजें होते हैं इसके लिए हमने कितने सारे चीजों को छोड़ दिया। हम रिलेशन कभी कभी पीछे छूट जाता है, दोस्ती यारी पीछे छूट जाती है, अच्छाई पीछे छूट जाती है, हम बस पीछे भागते हैं किसके, मटेरियलिस्टिक चीजों के, यानी गाड़ी बंगला पैसा शोहरत, ये सब चीज के पीछे भागते हैं। तो वही चीज यहां पे बताया। एंड बाय कंपेयरिंग द ह्यूमन लाइफ टू दैट ऑफ द एनिमल्स, अगर हम वही हमारा ह्यूमन लाइफ को एनिमल से कंपेयर करें तो द पोएट ने क्या किया है, पोएट ने हाईलाइट किया है लाइफ द मैन इज प्रेजेंटली लिविंग, किस प्रकार की हम जिंदगी जी रहे हैं ये हमें बता रहा है। एंड आज के डेट में आप देखोगे उसने भले ही मतलब इंसान ने बहुत ज्यादा रैपिड प्रोग्रेस कर लिया है, चीजें बहुत स्टेबल कर ली है, कंफर्टेबल लाइफ कर दी है, काफी ज्यादा वेल्दी हो गया, रिच हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में वो लैक करता है। ये हम अपने वर्ड में लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजों में लैक करता है, क्वालिटीज लैक कर रहा है, और जो भी चीज वो एंजॉय करना चाहिए लाइफ में उसमें बहुत सारी चीजें उसको नहीं मिल पा रही है। द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, जो मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसकी सफलता नहीं मिल रही है, एंड वो पूरा रिड्यूस हो गया डिससेटिस्फैक्शन। आज आप देखो कितने ऐसे लोग हैं जितना पैसा कमा लेते फिर भी वो डिससेटिस्फैक्शन होता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी चीजें आती है, मटेरियलिस्टिक चीजें आ जाती है लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, हु इज इग्नोर ऑफ हाउ वेल लाइफ शुड बी लिव। तो ये सभी चीजें आप अपने हेल्प से मतलब बना के आप लिख सकते हो, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे लिखा जाता है अप्रिसिएशन। देखो मैंने ऊपर ऊपर से मेनली जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेगा। तो समझ में आया, तो स्टार्टिंग एप्रिसिएशन लिखने में कैसे करना है कि पहले तो आपने पोयम रीड किया हुआ है, आपको समझ में आया कि ये पोयम किस बारे में। अच्छा ये पोयम बता रहा है कि भाई एनिमल और ह्यूमन बीइंग का क्या एक रिलेशन हो सकता है, ये बताने की कोशिश की है। अब वो दोनों का रिलेशन उसने बताया कि किस प्रकार जो जानवर होता है वो ह्यूमन जैसा नहीं होता, वो नहीं देखता कि कितना वेल्थ है मेरे पास, कितना मटेरियलिस्टिक चीजें हैं मेरे पास, वो नहीं देखता, लेकिन इंसान देखता है। किस प्रकार से रिलेशन बता रहा है, इंसान कितना मटेरियलिस्टिक चीजें होने के बावजूद भी डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, ये सभी चीजें बता रही है। तो आपने वो सेंट्रल आइडिया में लिख दिया। बाकी जो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द पोयम टाइटल, दैट इज द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम, उसके बाद आपका राइमिंग स्कीम है नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच ये लिखना है, लास्ट में 2 मार्क्स का। तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे अपने वर्ड्स में प्रॉपर तरीके से तो आपको यू विल गेट 5 में से 5 मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो ये था पहला एग्जांपल, उम्मीद करता हूं आपको ये हेल्प करेगा। चलो और एक एग्जांपल है मेरे पास जो कि ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो डायरेक्ट मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग। तो क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन है क्या क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन द पैराग्राफ फॉर्म। तो ये जो चीजें दी हुई है इसको समझेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, टाइटल का नाम क्या है, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। क्या है, पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है, ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। मतलब ये वर्ल्ड क्या है, हमारे लिए एक मंच है, और ये मंच में जितने भी मेन होते हैं विमेन होते हैं ये एक प्लेयर्स है, एंड दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ एंट्री है तो किसी के लिए वो एक एंट्रेंस है, मतलब एंट्री है एग्जिट है। इस प्रकार से जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार 30 साल की उम्र में करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो जो 30 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 60 साल में रिटायर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 60 साल में पहली बार करोड़पति बनते हैं। एग्जांपल मैंने बताया था KFC, ठीक है, फाउंडर उसका, ठीक है। एंड वन मैन इन द टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, एक समय पे इंसान बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, वो एक्ट करता है अलग अलग 7 एजेस में। एट फर्स्ट टाइम पहले क्या होता है, इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, यानी कि वो जो नर्स होती है वो खिलाती है उस बच्चे को, छोटा सा इन्फेंट जब होता है वो 1 साल के अंदर जब होता है, जब पैदा होता है। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, मतलब जब वो स्कूल बॉय बनता है, उसके बाद सुबह सुबह उठना, ठीक है ना,
फिर ये सब चीजें होना, स्कूल जाना, फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आइबो, देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, मतलब मान लो कि कोई फौजी बनता है इंसान, अगर एक आदमी है फौजी बन रहा है तो वो ओथ लेता है यानी शपथ लेता है, ठीक है ना। ब्रेडेड लाइक द पार्ट, जेलस इन द ऑनर, सडन एंड क्विक इन द क्वारल, ये सब एक स्लोगन, एक मुहावरा है बोल सकते हो, ठीक है। एंड सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब मान लो तोप के सामने भी खड़ा है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद द गुड कैप्टन लाइंड, तो इस प्रकार से चीजें होती है, समझ में आ रहा है। विथ आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब आप देखोगे तो आंखें जो होती है एकदम शार्प होती है, हेयर कट, एंड वो देखोगे बियर्ड वगैरह होता है, एकदम फॉर्मल कट होता है यहाँ पे। फुल ऑफ वॉइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंट्स एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, इस प्रकार से अपनी जिंदगी जीता है। जो सिक्स्थ एज शिफ्ट होता है, लर्न इनटू स्लिपर एंड पैंटालून विद द स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, यानी उसको चश्मा लग जाता है, थोड़ा जब एज बढ़ जाता है उसका फिर चश्मे लग जाते हैं, ठीक है ना। His youthful horse well saved a world to the white for his shrunk shank and his big manly voice turning again towards the childish, जब वो बूढ़ा हो जाता है फिर से वो बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है, आपको पता ही है, ठीक है। इस प्रकार से चीजें हो जाती है। एंड द लास्ट इंस ऑफ ऑल दैट एंड्स द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज द सेकंड चाइल्डिशनेस एंड द मोर ऑब्लिविएशन सेंस आइज सेंसेस एंड सेंस एवरीथिंग, यानी धीरे धीरे करके वो अपने फ्लैशबैक में चले जाता है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उनके आंखों के सामने हर एक चीज विजिबल होने लगता है एंड धीरे धीरे करके ये चीजें होती है। तो ये चीजें किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। उम्मीद करता हूं ये पोएम को मैं थोड़ा सा अपने एंड से समझा पाया। मैंने आपको हर बार बोला हुआ है दैट आई एम नॉट ए प्रॉपर इंग्लिश प्रोफेसर, तो जितना हो सके समझ में आया तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अब ये आपको ये पोएम दिया है, करेक्ट। अब ये पोएम को हम एप्रिसिएशन में कैसे लिखेंगे चेक करते हैं, चलो आ जाओ। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले ये पोयम का नाम क्या है? दैट इज ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड क्या है? एक स्टेज है। तो हम लोग ने लिखा कि पहला ही लाइन शुरू हो रहा है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ये एक पोयम है, हैज बीन रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट, जो कि है, ठीक है ना, क्या नाम है उनका? विलियम शेक्सपियर। इन्होंने हमने लिखा कि हमने पोयम का नाम बता दिया, पोएट का नाम बता दिया, एक मार्क्स यहां बन गया हमारा। इट इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले, ठीक है। क्या बोल रहा है? उनके द्वारा कहा गया है एज यू लाइक इट द पोयम इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स। अगर आप देखोगे तो इसमें भी ब्लैंक वर्स है, यानी कि कोई भी यहां पे राइमिंग स्कीम आपको देखने नहीं मिल रहा है। अगर आप चेकआउट करो दैट इज प्लेयर्स, एंट्रेंस, पार्ट्स, इन्फेंट, आर्म, स्ट्रेचल, शेल, लो, लवर, बैलेड, सोल्जर, पार्ट, तो कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो राइमिंग स्कीम है, मतलब एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है ना। यहां पे ब्लैंक वर्स है जो कि राइमिंग स्कीम नहीं दर्शा रहा है, जो कि आप बता सकते हो। बट यहां पे एक अगर आप रीड करोगे, जो पहला हमने एग्जांपल देखा उसमें तो बिल्कुल अलग अलग था, यहां पे समवॉट थोड़ा बहुत सिमिलर आपको टेस्ट देखने मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई राइमिंग स्कीम तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एक स्टेडी रिदम है इसके अंदर। हर लाइन को जब आप रीड करोगे तो एक रिदम लग रहा है आपको, एक ऐसा लग रहा है कि आप पोएम पढ़ रहे हैं कि women's वेरली प्लेयर्स, they have their existence, their entrance, and one man in his lifetime time plays many parts, his acts being 7 ages at the first the infant। तो आपको लग रहा है कि पोएम एक पढ़ रहे हो आप, एक प्रॉपर अननोन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये चीज आपको बता रहा है। और फिर ये भी बता रहा है कि ये जो पोएम है इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीचेस आपको देखने मिल जाते हैं। दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट विद मेटाफर, ठीक है, मेटाफर है उसमें। फिर एलिट्रेशन है, जो वर्ड्स मान लो लेटर्स रिपीट हो रहे तो एलिट्रेशन है। हाइपरबोला है, यानी कुछ वर्ड्स को हम ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के एग्जाजरेट करके बोलते हैं, ठीक है ना। इनवर्जन है, जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली आप लोग को कुछ चीज ज्यादा बताते हैं, ठीक है। एनोमेटोपोइया यानी कोई चीज का साउंड अगर बता रहा है, कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन हो रहा है। सिमिली हो रहा है, यानी कि कोई दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक साथ बता रहे हैं, अनलाइक वर्ड एक साथ बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये टाइटल ऑफ पोएम जो है, जैसे हमने बताया कि ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज, ठीक है ना, ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये क्या है? एक मेटाफर है जो कि ये बता रहा है इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द वर्ल्ड एंड स्टेज। मतलब ये टाइटल भी एक मेटाफर है और जो अलग अलग चीज को यहां पे कंपेयर करके भी दिखा रहा है, जो कि भाई एक वर्ल्ड और एक स्टेज। वर्ल्ड अलग होता है, स्टेज अलग होता है, लेकिन उसको कंपेयर कर रहा है कि एक वर्ल्ड हमारे लिए क्या है? एक स्टेज है। हम दुनिया में आते हैं, हमारे वर्ल्ड में, संसार में आते हैं, तो हमारे लिए वो क्या है? एक स्टेज है बच्चा। वो क्या है हमारे लिए? एक स्टेज है। उस प्रकार से चीजें बता रही है यहां पे। एंड द लाइन, एक लाइन है वहां पे उस पोएम के अंदर, देन द विनिंग स्कूल बॉय, यानी कि स्कूल बॉय वो धीरे धीरे बन जाता है। पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो स्कूल बॉय बन जाता है। ये जो है विथ इज सैचल सैंड्स आउट एज अ ओनोमोटोपोइया, ठीक है, ये एक साउंड दर्शाता है, ठीक है ना। सैचल जो है एक साउंड दर्शाता है एज द वर्ड विनिंग। अगर आप देखोगे तो विनिंग स्कूल बॉय ये एक साउंड दर्शा रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। एंड द सेंट्रल आइडिया, यहां से आपका 2 मार्क्स वाला जो सेंट्रल आइडिया थीम जो लिखना होता है वो यहाँ पे, कि जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम है, टेल्स अस दैट द लाइफ इज अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। लाइफ जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जो कि हर इंडिविजुअल जिंदगी जीता है। बचपन में आता है, बचपन से थोड़ा बड़ा होता है, बराबर, यानी कि वो मान लो जब छोटा होता है तो मम्मी के कंधों पे, मम्मी के इस पे चिपका होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे करके वो चलना सीखता है।
पहले घुटनों पे चलता है, फिर सीधा चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो नर्सरी में जाता है, ABCD सीखता है, धीरे धीरे करके वो स्कूल बॉय बन जाता है, एंड धीरे धीरे करके कॉलेज बॉय बन जाता है, जो भी आगे करता है, जॉब करता है, जॉब करने के बाद फैमिली उसकी आती है, शादी करता है, फैमिली आती है, एंड धीरे धीरे करके ग्रोन अप मैन बन जाता है, फिर उसके एज हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके आंखों के सामने पूरी जिंदगी फ्लैशबैक पे चलती है। ये चीजें पूरा बता रहा हुआ यहाँ पे कि हर जो लाइफ है इंडिविजुअल का, वो अपनी लाइफ इस तरीके से जीता है, वो भी अलग अलग फेजेस आते हैं, वो पूरा हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट्स द थीम ऑफ द परपेचुअल, ठीक है, चेंजेस इन लाइफ, किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं उसके लाइफ में। और ये पोयम है, ये बता रहे कि जो पोयम है इसको कंपेयर किया जा रहा है वर्ल्ड को एक स्टेज से, जो कि 7 स्टेज है, मतलब हमारे बता रहा है कि हमारे लाइफ में कितने स्टेज है, लाइफ के 7 स्टेज है, जो कि एक साथ एक्टिंग, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्ट का प्ले होता है, एक टुकड़ा मतलब एक सेक्शन होता है, उसी प्रकार बता रहा है, दैट इज द 7 एक्ट ऑफ द प्ले। मैन एंड वुमेन जो होते हैं ये ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस की जैसे काम करते हैं। जैसे मैं अपने लाइफ का खुद हीरो, आप अपने लाइफ के खुद हीरो, तो वुमेन रहेगी तो वो अपने लाइफ की खुद हीरोइन है। इस प्रकार की चीजें होती है, एंड ये जो प्ले होते हैं अपने अपने डिफरेंट रोल जो है प्ले करते हैं। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए किरदार अलग होता है, ठीक है, हम पढ़ने का काम रहता है, ये सब करने का काम। जब बड़े हो जाते हैं लग 30-35 के आसपास होता है, हमारा एक ही काम होता है कि हम किस प्रकार लाइफ में करियर बनाएं, पैसे कमाएं, बाकी चीज करें। 35 के बाद हमें अपनी फैमिली संभालनी होती है, किस प्रकार हमने शादी की है, बच्चे हुए, उनको संभालना है आगे जाके। बूढ़े हो जाते हैं तो वो वही जो बच्चे ग्रोन हो जाते हैं फिर वो हमारी संभालते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंट रोल जो है हमारी पूरी जिंदगी के अंदर ये चीजें चलती रहती है। यही चीज इस पोयम का एक सेंट्रल थीम, एक सेंट्रल आइडिया है जो हमें दर्शाने की कोशिश किया है। यहाँ पे किसने किया है, विलियम शेक्सपियर ने। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप एप्रिसिएशन लिख सकते हो, आपको मिलेगा 5 में से 5 मार्क्स। समझ में आया? एक और छोटा सा एग्जांपल है एप्रिसिएशन का, भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B में पूछेगा अगेन, जैसे मैं बोला रीड द फॉलोइंग पोएम। आपको क्या करना है, पोएम को बच्चा रीड करना है। देखो यहां पे ध्यान से, पोएम को रीड करना है, राइट एप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट इन द पैराग्राफ फॉर्मेट। 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे हमारा दिमाग बिना टेंशन बिना डर के जिएगा। तो वो चीज है, लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर बोलो, टैगोर बोलो, बहुत सारे अलग अलग लोग नाम बोलते हैं। तो ये जो है ये आपके लिए टाइटल हो जाएगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब ये है क्या, रीड करो, स्टैंजा क्या दिया हुआ है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा निश्चिंत होता है, कोई डर से परे होता है, तो हमारा हेड हमेशा हाई रहता है, हम एकदम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये आपके साथ भी होता है, जैसे आप लोग अभी 10th में हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं डर डेवलप हुआ है। जो बच्चा डर गया वो समझो अपने घर गया वो डायलॉग है ना। तो आप डर गए हो अगर, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर खराब होगा। लेकिन अगर आप डर रहे हो लेकिन आप कॉन्फिडेंट भी एट ए टाइम कि यार मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की है भाई, आपका हेड हाई है, कॉन्फिडेंट, और आप एग्जाम में जा रहे हो लिखने के लिए, डेफिनेटली आप अच्छा लिख पाओगे। इस प्रकार से वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स। अगर जो नॉलेज है वो फ्री नहीं होता, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। इस प्रकार से कई सारे जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से अपने जिंदगी में बहुत सारे बैरियर्स लगा देते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक लोगों का, डोमेस्टिक मतलब आपस में लोगों का ये हो जाता है। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सच्चाई से निकलते हैं। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इनटू आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, बहुत सारी चीजें परफेक्शन की टुवर्ड्स जाती है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, बहुत सारी ऐसी है जो डेड हैबिट बन जाती है। अगेन जैसे मैंने बोला, आई एम नॉट प्रॉपर इंग्लिश टीचर, तो 100% मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूं, बस उतना ही मैं कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी into the ever widening thought and action into the heaven of freedom, my father let my country awake। तो इस प्रकार से रविंद्र टैगोर ने यहाँ पे चीजें बताई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है क्या, देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि ये जो पोयम है इसका नाम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये माइंड है हमारा विदाउट फियर का, हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहां से तो कोई बच्चा मार्क्स आराम से स्कोर कर सकेगा, 1 मार्क्स यहां बन जाएगा। बट ये जो पोयम है ये किस बारे में बता रहा है, ये हमारी लाइफ के बारे में बता रहा है, और कहीं ना कहीं देश से जुड़े रहने का, ठीक है ना। यहाँ पे जो चीजें अगर आप देखोगे तो चीजें जो बता रही है कि अगर हमारे पास ये डर नहीं रहे तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। फ्रीडम की बात उन्होंने कही है, ठीक है ना। यहाँ पे परफेक्शन की बात उन्होंने कही है, वर्ल्ड की बात करी है, इंडिया की बात करी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पैट्रियोटिक पोयम है, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है कि हम किसी गॉड को प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज फॉर्म ऑफ ए प्रेयर टू गॉड। एंड यहाँ पे कोई अगेन राइमिंग स्कीम जो है फिक्स नहीं है। अगर आप देखोगे फियर, हाई, फ्री, फ्रैगमेंट, वॉल, ट्रूथ, कोई भी आपको राइमिंग स्कीम नहीं बनते हुए नजर आ रहा है। तो कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं बन रहा है, अगेन यहाँ पे हमने बता दिया। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि आपको दर्शाएंगे एलिट्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स, दैट इज लेटर्स आर रिपीटिंग, ठीक है ना। दैट इज एच रिपीट हो रहा है यहाँ पे एच रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एच रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन आपको बन रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है।
इसके अलावा आप देखने मिल जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इलिस्ट्रेशन हो गया, अपोस्ट्रोफी हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सनिफिकेशन, किसी पर्सन से कनेक्ट किया जा रहा है, पर्सनिफिकेशन हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे इलिट्रेशन का पोएम इज इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट। तो यहाँ पे देखो डियरी, डेजर्ट, डेड, ये 3 बार डी रिपीट हो रहा है, तो इलिट्रेशन हो गया, ठीक है ना। लेटर डी बार बार रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ही डिजायर्स एंड प्रे फॉर एन ओवरऑल अवेकनिंग ऑफ द पीपल, लोगों को जागरूक कैसे करे, नेशन के लिए, देश के लिए कैसे वो आगे बढ़े, नॉट जस्ट फॉर द पॉलिटिकल फ्रीडम, बल्कि पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं, बल्कि ये पोएम हमें बता रहे हैं नॉट ओनली ए प्रेयर टू द गॉड, ये एक प्रेयर संदेश नहीं है गॉड के लिए, बल्कि एक मैसेज है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि वो अपने नींद से उठे और कुछ अच्छा काम करे। दैट इज द बॉन्डेजेस ऑफ द कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश हम पे राज करते थे, उससे हम लोग कैसे आगे बढ़े, इस प्रकार की चीजें जो है मेंशन की हुई है इस पर्टिकुलर पोएम में। तो अगेन जैसे मैंने बोला, तो ये मैंने बस आपको एक तरीका बताया कि आप कर सकते हो, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला है आप लोग को कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा एप्रिसिएशन में, आपको पोएम का मीनिंग समझ के लेना पड़ेगा। जब जब आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा, हर एक पोएम का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। बाकी चीजें अच्छे से पढ़ते रहो मन लगा के। मेरी तरफ से इतना ही था, मैं इतना ही कंटेंट बना पाऊंगा आपके लिए। आगे और 1-2 वीडियो में कोशिश करूंगा बनाने के लिए। दैट इज, जैसे कि आप जानते हैं, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, लेकिन फिर भी आपके लिए ही आ रहा हूं एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, सो दैट आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और अगर इस चीज में कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई होगी, प्लीज अगेन माफ कर देना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, कुछ तो हेल्प हुआ इससे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।